प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत। राम नाम। राम राम भैया। पुष्कर सर, चुनाव चल रहा है एकदम। पहले फेज तक ये लग रहा था कि बड़ा नीरस जा रहा है, फिर वोटिंग परसेंटेज भी कुछ डाउन होने की खबरें आई, जो कि उतनी नहीं थी। प्रदेश वाइज किसी प्रदेश में डाउन था, किसी प्रदेश में बराबर था, किसी प्रदेश में ज्यादा था। जैसे तमिलनाडु में ज्यादा था, उत्तर प्रदेश में बराबर था, राजस्थान में थोड़ा कम था। ठीक है, ओवरऑल मोटा मोटी एवरेज करीब करीब बराबर आ गया। फिर आता है सेकेंड फेज और आता है राजस्थान में मोदी जी का एक भाषण 90 सेकेंड का, जिसमें वो क्लियरली राहुल गांधी और कांग्रेस के मतलब उनकी मंशाओं को, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और जो उनका मुस्लिम तुष्टीकरण है, तुष्टीकरण खैर हल्का शब्द है, वो बिछ जाना है, लेट जाना है मुस्लिम वोट बैंक के आगे, उसको मोदी जी ने बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया। जो कि सरप्राइज करने के लिए तो जाने ही जाते हैं, पर इतना संयम रख के फिर उन्होंने उस भाषण में अपनी सारी बात कह दी। अलीगढ़ में भी कहा, वापस राजस्थान गए, फिर उसी बात को उन्होंने दोहराया और कायदे से उसको क्लियर किया। मैं जानना चाहूंगा पुष्करदा, आप बहुत सालों से मोदी जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी नीति देख रहे हैं, राष्ट्रनीति देख रहे हैं, राजनीति देख रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये बात उनकी सरप्राइज करती है, या जनता को जितना सरप्राइजिंग फैक्टर लग रहा है वो नहीं होना चाहिए, या अचानक से मोदी जी ने ये कार्य क्यों किया? पुष्करदा। देखिए, ऐसा है कि मेरा तो मानना ये है कि मोदी जी ने एज ए प्रधानमंत्री 2014 में जब से प्रधानमंत्री भारत के बने, तब से उन्होंने अपने आप को एक सांचे में ढाल रखा है, जहाँ पे एक और क्योंकि एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, एक उसकी एक जिम्मेदारी होती है, इसलिए उन्होंने एक अपने को जो है एक सांचे में ढाला और पिछले 10 साल से भारत की जनता उनको प्रधानमंत्री के रूप में वैसे ही आचार विचार में पाती रही जैसे कि गरिमा में प्रधानमंत्री को होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में जो है, भले मोदी जी कुछ भी कहें, लेकिन भारत की जनता ने 2014 में मोदी जी को चुना इसलिए था कि 2002 से लेकर 2002 से लेके 2014 की जो 12 साल की गुजरात की जर्नी थी, उसका एक पक्ष जहां गुजरात का विकास था वो तो उन्होंने देखा था, लेकिन साथ में कुछ और भी देखा था, और वो देखा था उनका बेलाग होके जो है स्पष्टता हिंदुत्व कहिए या सेक्युलरिज्म, उसके उसको लेके जो उनमें स्पष्टता थी, और बेवाकी से शब्दों का बहुत चयन करके वो परिभाषित करते थे, बोलते थे, और उनको जो है हिंदू होने के गौरव जो उनका था, जिस तरीके से उन्होंने उसको अपने सर पे रखा, और उसको जो है कह रहे अनबैस्ड अनअपोलोजेटिक हिंदू, ये इमेज उनकी थी। और साथ में जो भारत के समाज में, भारत के राजनीति में जो एक मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो तुष्टीकरण की सारी सीमाएं टूट रही थी, उसका जिस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ प्रशासनिक तरीके से मुकाबला किया, बल्कि उन्होंने उसको जो है हर क्या प्लेटफॉर्म पे, चाहे बौद्धिक प्लेटफॉर्म रहा हो, चाहे आचार विचार का किसी और तरह का रहा हो, वो उन्होंने किया। तो आज भारत की एक बहुत बड़ी जनता ने उनको 2014 में प्रधानमंत्री इसलिए बनाया, लेकिन क्योंकि वो फिर उसके 2014 में जब प्रधानमंत्री बन गए और सबका साथ साथ सबका विकास का उन्होंने एक कहना चाहिए कि एक बिगुल बजाया, और उस पर उतने ही ईमानदारी से उन्होंने काम किया। तो आदमी इस 10 साल के अंतराल में भूल गया था कि मोदी जी जो है अपने दर्शन को लेके, अपने विचारधारा को लेके, और
भारत के भविष्य के लिए क्या श्रेष्ठ है उसको लेके उनका रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। अब पिछले 2-3 दिनों से जो लगातार जो भाषणों में उन्होंने जो है एक्सप्लेन कांग्रेस के तथाकथित न्याय पत्र या घोषणा पत्र का जो उन्होंने उसका जो है कह रहे ऑटोप्सी की उन्होंने, तो उससे जो है एकदम से लोग चौंक पड़े कि ये क्या हो गया। उसको लेके तरह तरह की जो है कयास होने लगे विपक्ष की तरफ से। विपक्ष के इतने यूट्यूबर हैं या जितने कहिए कि एंटी भारत एजेंडे पे काम करने वाले इतने यूट्यूबर हैं, उन्हों की बातें चल गई और कांग्रेस के कहना चाहिए कि हुआ में स्वर मिलाया कि मोदी जी ने जो कुछ कहा वो इसलिए कहा क्योंकि जो है प्रथम चरण के जो वोट हुआ है प्रथम चरण में जो मत पड़े हैं उससे ये मैसेजिंग गई है कि बीजेपी जो है की हालत ठीक नहीं है और जो है बीजेपी का वोटर निकला नहीं है। इसलिए इस डर से और इस चिंता में आकर जो है एक बड़ी डिसेसिव कहना चाहिए कि डिसाइसिव क्या कहेंगे डिवाइसिव नीति पे आकर जो है उन्होंने जो है बिल्कुल जो है ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया और ये कि हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण के लिए ये बात कही गई। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही शॉर्ट टर्म विजन है उस पर यह सोचना कि मोदी जी ने जो कुछ किया वो इसलिए किया कि ऐसा कुछ है, क्योंकि जो मोदी जी का जो पूरा राजनीतिक जीवन उनका जब चाहे वो एक पदाधिकारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी में रहे या फिर एक एग्जीक्यूटिव रूप में चीफ मिनिस्टर रहे हो या प्राइम मिनिस्टर रहे, उसमें ये स्पष्ट देखना गया कि मोदी जी अनर्गल कोई बात नहीं कहते, समय से पहले कोई बात नहीं कहते और आज के लिए कोई बात नहीं कहते। वो हमेशा उनका जो है मैनीफोल्ड प्रोग्राम होता है, उनका विजन फ्यूचर को लेके होता है। अब मेरा जी आकलन आप पूछेंगे कि मोदी जी ने क्यों किया, क्यों कहा उन्होंने कि कांग्रेस आएगी तो जो है इस तरीके से जो है आपका जो लेके रिडिस्ट्रीब्यूट करेगी और जो है, तो देखिए बात सीधी सी बात यह है कि विपक्ष जो है पिछले जब से चुनाव की घोषणा हुई या ये कह सकते जब से प्रधानमंत्री ने संसद में 400 के ऊपर की बात की, एनडीए की और 370 की अपनी बात कही, जो उन्होंने मैं समझता हूँ उन्होंने एक बार एक जो है स्केल नियत किया था अपने पार्टी के लिए, अपने पार्टी के सांसदों के लिए कि ये इस तरह करना है। तब से ये बात होने लगी कि भाई 400 क्यों लेना चाहते हैं, तो मैं बेसिक बात ये है कि संविधान बदलना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो है पिछले 1-1.5 महीने से जब से चुनाव में प्रचार चालू हुआ है तो विपक्ष में और विपक्ष के समर्थक सभी यूट्यूबर्स ने और पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने ये कहना चालू कर दिया और बार बार कहा कि यदि इस बार मोदी जी की सरकार आ गई तो अब जो है भैया आखिरी चुनाव होगा, आगे चुनाव नहीं होगा, संविधान बदल दिया जाएगा और साथ में साथ ये भी कहा गया कि उसमें संविधान बदल के जो है जो आरक्षण है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। ये जो है हम लोगों को शहर में उतना शायद नहीं का एहसास है, लेकिन ये चीज जो है सोशल मीडिया के माध्यम में, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये जो है ग्रामीणांचल में बहुत तेज फैला। ये जो है परसेप्शन देने की कोशिश विपक्ष की थी, काफी जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब लोगों किया कि भाई आखिर 400 क्यों मांग रहे, 400 उन्होंने जो है अपना जितना दिमाग था उनका उन्होंने बताया कि 400 इसलिए मांग रहे हैं मोदी जी की ताकि संविधान को निरस्त कर सके या संविधान में आरक्षण ऐसी चीज को जो है खत्म कर सके या फिर जो है कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जो है अब आइंदा चुनाव नहीं होंगे। तो जब इतना जब हो गया और भारत और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उसका रिबटल आना चाहिए, जिस तरीके से जवाब आना चाहिए, जो जमीन पे आना चाहिए, उसमें जो है मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हुई। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका जो प्रचार दुष्प्रचार विपक्ष ने किया उसका कोई फर्क पड़ता, बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन ये जिम्मेदारी जो थी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की थी, लोगों की थी, नेताओं की थी और जो चुनाव लड़ रहे थे।
भारतीय जनता पार्टी की जो है पूरा जो है उनका केंद्रीय नेतृत्व जो है टिकट बांटने में लगा रहा। टिकट बांटने में ये भी आया कि कई जगह जो है कलेश हुआ, कई जगह गलत टिकट बटे, सब कुछ हुआ। इस तरह बातें जैसा हमेशा चुनाव में होता है कि 100% जो है टिकट जो है सही नहीं बटते हैं, जो भी कारण। तो मैं तो प्रथम उसके लिए जो है मोदी जी को फिर अपना जो है सामने आना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का जो वाक्य है, जो जनता की जो क्रेडिबिलिटी है भारतीय जनता पार्टी की, वो उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। मैं नहीं मानता हूं कि जनता में भारतीय जनता की क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी के कारण है या गृह मंत्री अमित शाह के कारण है। बिल्कुल नहीं। जनता में ये नाम होंगे, लेकिन जनता में जो क्रेडिबिलिटी ऐसी नहीं है कि जो वो कहेंगे उसको मान लें। लेकिन नरेंद्र मोदी वो एक चेहरा है, वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि लार्जर देन लाइफ बन चुके हैं, और क्योंकि 10 साल में उन्होंने जो कहा वो किया, इसलिए जनता उन पे विश्वास करती। अब सवाल इस बात का है कि जब आपने बिना किसी सर पैर के आपने ये प्रचार किया विपक्ष ने कि संविधान अब अगला चुनाव नहीं होगा, ये आखिरी चुनाव होगा, संविधान बदल जाएगा, तो उसके बाद आप क्या सोचते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी ऐसे सीजन्ड पॉलिटिशियन जो कि हेल बेंट हैं, जिन्होंने खुद ही जो है 370 का एक मार्क दिया है, 400 के ऊपर उनकी चाहत है, एनडीए को एक उन्होंने एक गोल पकड़ाया है, तो आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भारत के इतिहास का और उसके भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव, ना इससे पहले इतना इम्पोर्टेंट कोई चुनाव हुआ है, ना इसके बाद होगा, क्योंकि ये जो है ये एक जो है भारत की एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे है कि इन चुनाव के परिणाम ये तय करेंगे भारत और भारत का सनातन कितने लंबे समय तक के लिए समृद्धशाली और सशक्त अपने को बनाए रखेगा। जी, आपने बताया दादा, आपने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण चुनाव है जिसपे सिर्फ 5 साल की सरकार या सत्ता नहीं, बल्कि भारत का भविष्य और हमारी जो हमको हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी सौगात दी है। अब कितने कष्ट, कितने कष्ट सहकर और सदियों के संघर्ष के बाद जो हमको सनातन दिया है, सनातन वे ऑफ लाइफ दी है, इसके भी सर्वाइवल और इसके थ्राइव करने के लिए यह चुनाव में का रिजल्ट बताएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, भारत का जनमानस क्या चाहता है। इस पर भी एक सॉर्ट ऑफ रेफरेंडम है, राइट? तो उस प्रक्रिया के लिए, इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसके लिए मोदी जी, मतलब इस रिजल्ट को पाने के लिए मोदी जी ने यह कुछ जो भी वीडियोस चल रहे हैं उनके, और उसमें सीधे सीधे कहा कि भाई कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो कह रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और वो उठा के जो है ऑफ कोर्स कयास यही लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए कहा, पर उन्होंने क्लियरली कहा कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं आप उनको दे देंगे, या और फिर यहां तक की बात की कि औरतों का मंगलसूत्र तक ये उतार कर जो है ये किसी और को बांटने की फिराक में है। मैनिफेस्टो जो था कांग्रेस का, वो अपने कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इस तरीके के कुछ बड़े ना सुगर कोटेड शब्दों में खेल रहा था। पर मोदी जी के लिए क्या ये उनको इतना जरूरी लगा कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, ये चीज मुझे अपनी जनता को समझानी है कि इनकी मंशा क्या है, ये किस हद तक गिरेंगे, भले ही शब्द ये ठीक रख रहे हो। क्या इस वजह से उन्होंने कहा कि जनता समझ नहीं रही है, समझाने का कार्य मैं करूंगा, तो इसलिए उन्होंने एक जो उस घाव पर जो पट्टी बांधी गई थी या जो भी था, उसको फाड़ के सामने दिखा दिया कि अंदर मवाद भरा हुआ है, ऐसा है? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी के जो है, जो मोदी जी का जो कांस्टेंट वोटर है, या कहते हैं कि 2024 का जो ना हिलने वाला वोट बैंक है, वो लाभार्थियों का, वहां पे उनको ज्यादा नहीं समझाना है।
सवाल इस बात का है कि जो सबसे ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ती है, जो भाजपा को वोट करने वाला बौद्धिक या मिडिल क्लास, वो जो है सब कुछ जानते हुए भी अंत में जो है वो रुपए पैसे तौलता है, क्या पाया। वो जो है इन्हीं 5 सालों की जिंदगी में हिसाब किताब तय करता है, और वो सबसे ज्यादा डिसलॉयल होता है। उसका जो है 5 महीनों में 5 साल के बाद जो है उसका मोह भंग, चाहे अपने सांसद के मारे या किसी और के मारे, या जो है इनकम टैक्स के मारे, या जो है कहीं पे जो है जा रहा हो जुटिया दिया गया हो, उससे दुखी होके हर 5 साल में उसका जो है लव अफेयर बदलने की उसकी प्रवृत्ति होती। तो जो मोदी जी ने जो खुल के समझाया है, वो ब्लंटली समझाएंगे, इसको कहेंगे हम दोनों, जो ब्लंटली जो अपने वर्ड्स को जो है समझाने का प्रयास किया है, या बहुत स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट बातें कही हैं, ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। एक तरफ एम्बिग्यूटी जो है उनका जो वो वोटर जिसको ये लग रहा है कि संविधान हो जाए बदल जाएगा और आरक्षण, तो वहां पे उन्होंने उसको क्लियर कर दिया, और साथ में ये भी एक उल्टा फेंक दिया कांग्रेस पे कि कांग्रेस कहे कि जो है जो SC ST और OBC का जो 50% का जो तय मानक है रिजर्वेशन का, उसमें जो है मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा, जबकि कुछ राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है वहां वो देते हैं अलग अलग लैंग्वेज। ये एक तो स्पष्ट किया उन्होंने। दूसरा, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक जो कि जो है मनी क्लास है, उसको भी जो है जो कि कमाना सब कुछ चाहता है, लेकिन जो है सबसे देर से वोटिंग में जो है सबसे ज्यादा ज्ञान भी वही देता है इलेक्शन का। ये इतना सही नहीं किया, वो सही नहीं किया, ये विदेश नीति ठीक नहीं है, ये आर्थिक नीति, लेकिन सबसे आराम तलब होता है, ड्राइंग रूम में AC में बैठ के जो है ज्ञान करता है, और उसके बाद जो है वोट देने नहीं जाता। तो ये एक तरीके से उनको भी रियलिटी चेक कराया। तीसरी बात यह है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, हिंदुओं का एक जो वर्ग जो पिछले 10 साल से ये समझ ही नहीं पा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होके भारत के भविष्य के लिए और भारत के सनातन के सुदृढ़ भविष्य के लिए किस पेस से किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको इसका बिल्कुल ज्ञान है। क्योंकि उनको जो है बिल्कुल जो महीन बातें होती हैं उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता, ना उनकी इतनी सोच होती है किसी निर्णय के पीछे क्या नियत है उसको पढ़ पाए, या ये भी नहीं समझ पा इतनी भी सोच नहीं होती कि जो समस्या भारत की है वो समस्या जो है 10 साल की नहीं है, 70 साल की नहीं है, वो 700 800 1000 साल की है, और उसका एक दिन में, एक साल में, 10 साल में उसका निराकरण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ऐसी हालत में उसको, लेकिन जैसा कि हम और आप लोग बात करते रहे कई सालों से, और जो है समर्थन करते रहे नरेंद्र मोदी के निर्णयों को, क्योंकि ये समझ में आ रहा था कि जो उन्होंने निर्णय ले रहे हैं, जो अब तक लिए हैं, वो उसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे, वो एक जनरेशन के नहीं। जिस तरीके से राम जन्मभूमि के लिए 497-98 साल का संघर्ष हुआ, तो हर पीढ़ी ने अपना संघर्ष किया। ये हम भाग्यशाली है कि हमारे काल में जो है प्राण प्रतिष्ठा देखने को मिली, लेकिन जिन्होंने जाने दी वो तो ये सोच के थोड़ी जाने दी थी उन्होंने कि हमारे सामने होगा, वो तो भविष्य के लिए, इसीलिए जो कुछ हो रहा है वो भविष्य के लिए हो रहा है, आज के लिए। इसलिए वो ये क्लियर कट अपनी बात से किया कि उनको किसी को इंगित करने में उन्हें कोई चक नहीं है। वो इस वक्त जो है अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त वो प्रधानमंत्री के रूप में ना हो के भारतीय जनता पार्टी के सबसे सशक्त स्वर के रूप में है, जिसका जो है भारत की जनता में एक अटूट विश्वास है। तो इसलिए यदि उनके मुखमंडल से कुछ चीज निकल रही है तो उनको समझ में आई। और जो फिल्मी डायलॉगबाजी करके कट्टर झट्टर हिंदू जो खुश होते रहते हैं या तड़पते रहते हैं कि मोदी जी ने ये कहा ये नहीं कहा, तो उनको भी उन्होंने प्रसन्न कर उनको भी प्रसाद बांट दिया है।
कि जो है ये तुमको यही सुनना है, सी ग्रेड की हिंदी फिल्म की तरीके से काट डालूंगा, मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसको नहीं दूंगा। आप खुश हो रहे हैं, जिसके ज्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठिया है, उन्होंने स्पष्ट बातें कही इसके अंदर, तो वो उनको प्रसन्न कर दिया, दैट्स ऑल। लेकिन मैं समझता हूँ ये सब कह के नरेंद्र मोदी जी बहुत आंतरिक रूप से प्रसन्न नहीं होंगे, ये उनका स्टाइल नहीं। उनको यहाँ खुल के आके बताने बोलने का पड़ा, ये उनकी आवश्यकता ये ही कहूंगा उसको, क्योंकि वो जो है मैक्सिमम सीट चाहते हैं, क्योंकि जो उनका विजन है, जिसके बारे में अभी भी लोगों को ज्यादा हवा नहीं भारत को लेके, उसके लिए उनको जो है अधिकतम सीटें भारत के प्रत्येक कोने से चाहिए, ताकि जब मूलभूत परिवर्तन जो है भारत की व्यवस्था में वो करें, तो उसका समर्थन भारत के हर एक कोने से। और फिर उनको ये भी मालूम है कि इसका जैसे ही कुछ करेंगे, या स्वयं जो चुनाव का परिणाम जब आएगा 4 जून को, वो ऐसा होगा कि जो है मजबूरन विपक्ष जो है, क्योंकि उसके पास, विपक्ष के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई कारण उसके पास नहीं है, क्योंकि अगले 5 साल जो है जिस स्थिति में विपक्ष है, जिस तरीके का नेतृत्व विपक्ष के पास में है, उनके पास इतनी जो है बौद्धिक क्षमता ही नहीं बची कि अगले 5 साल वो सर्वाइव कर पाए या अपने दल को सर्वाइव कर पाए। तो वो सड़क पे आएंगे सब इजी। और जैसे पिछली एक वीडियो मैंने कहा था, वो जो है लेके आएंगे अपनी स्ट्रीट पावर। और भारत में जो है स्ट्रीट पावर जो है सिर्फ एक ही जमात के पास है, वो जितना जिहादी एलिमेंट है वो है, वो लेके जी आएंगे। और जो जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में, ईस्ट यूरोप में हर जगह जो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट को जो है क्वेश्चनेबल बनाया गया और सड़क पे लोग आए, कुछ जगह सफल भी हुए जहां पर सरकार मिली। यहाँ तो सफलता का सवाल नहीं पैदा, लेकिन ये आएगा। तो मोदी जी स्पष्ट रूप से जब इतना बोल रहे हैं, तो उनको भी पता है कि ये सब होने वाला। और उसके बाद जो है, मैं तो पूरा मुझे विश्वास है कि जिस प्रतिघात की कल्पना हम लोग जो है पिछले 7, 8, 10 साल से करते रहे, वो प्रतिघात का क्षण 4 जून 2024 के बाद आपको देखने को मिलेगा। हम एक जी बड़े दादा टर्बुलेंट टाइम में गुजरने वाले हैं। ये टर्बुलेंट जी टाइम नहीं, ये जो मोदी जी ने जो अपने जो शब्द बोले हैं, जो कहा है, इसको मैं उतना ही समझूंगा कि जिस तरीके से कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म लड़ रहे थे और कृष्ण का जो है पल भर के लिए उनका संयम छूटा और वो रथ से आकर जो है उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया था भीष्म के लिए। एक क्षण के लिए उनका संयम टूटा था कृष्ण का, कि जब भीष्म को नहीं परास्त कर पा रहे थे अर्जुन, तो उन्होंने जो है उतर के रथ का पहिया, और फिर जो है वही भीष्म ने जो है उनको प्रणाम किया और उनको फिर शर्मिंदगी हुई कृष्ण को कि मैंने ये क्या किया, मैंने तो कहा था मैं हथियार नहीं था। तो मैं समझता हूँ ये पल जो है वही उसी का एहसास मोदी जी को है। लेकिन मोदी जी ने एक बार तर्क से तीर छोड़ा है, तो आप यकीन मानिए ये लगातार रिपीट होगा, जी जी दादा लगातार रिपीट होगा। आपने महाभारत और से जी मैं इसको इतना ही कहूंगा कि महाभारती को ही समझिए इसको। 4 जून 2024 डी डे ऑफ इंडिया, कुरुक्षेत्र का पहला दिन 4 जनवरी 2024 ही है। जी उसके बाद अगले कहने का 6 मतलब महीना है तक कि अभी तक पालेबंदी हो रही है, 4 जून के बाद महाभारत की शुरुआत होगी, एक्चुअल स्ट्रीट बिल्कुल पावर। आपने इतना सुंदर उदाहरण दिया कृष्ण जी का कि एक क्षण के लिए संयम टूटा था, पर मैं देखता हूं कि उनके पास सुदर्शन चक्र भी था और वो उन्होंने कभी नहीं उठाया। जीवन में सिर्फ एक बार शिशुपाल के वध के लिए, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कभी उठाया उन्होंने, वही पर्याप्त था। तो
असली इंसान तो वही है ना जिसके पास समस्त शक्ति है विनाश करने की, पर वह संयम रखता है कि मुझे यह कार्य नहीं करना है। अमेरिका के पास भी थे, अमेरिका ने वो चला दिया, अश्वत्थामा की तरह ब्रह्मास्त्र चला ही दिया, दिखाने के लिए, मैसेज बताने के लिए कि मेरे पास ताकत है। मोदी जी के पास भी ताकत है, ताप है, कर सकते हैं, पर करते नहीं है। संयम है, उसकी जरूरत नहीं समझते हैं। यही देखते हैं कि जहां सुई की जरूरत है वहां तलवार की आवश्यकता नहीं। और ये एक बहुत बड़े इंसान का परिचय है, जो एक मानव से अलग करता है, महामानव की तरफ लेके जाता है कि आपके पास शक्ति है, तमाम शक्ति है, विध्वंस की भी शक्ति है, पर संयम इतना है कि मैं इसका इस्तेमाल अभी नहीं करूंगा, और भगवान करे मुझे इसकी आवश्यकता ना पड़े। वो अपने आप को रोकता है उसको इस्तेमाल करने से। तो मुझे लगता लेकिन है, और रही बात जनता की अपनी बात समझाने की, मुझे याद आता है 2019 से पहले इंडिया टीवी, रजत शर्मा का एक कार्यक्रम था, उसमें मोदी जी गए थे, उन्होंने अपना 1 घंटे का स्पीच दिया था, कोई इंटरव्यू नहीं था। तो बालाकोट के जस्ट तुरंत कुछ दिन बाद की कहानी थी। उसी सेगमेंट में उन्होंने पहले कहा कि अगर मिलिट्री वाइज देखें या अचीवमेंट वाइज देखें तो बालाकोट एयर स्ट्राइक की स्टडी की जाएगी कि हाउ इट वाज डन, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री, या ये जनता बैठी थी सामने, तो उन्होंने इस तरीके की भाषा इस्तेमाल की कि ये दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशंस है। जनता का उतना रिएक्शन नहीं आया। थोड़ी देर बाद मोदी जी ने वही सेम बात दोहराई दूसरे शब्दों में। उन्हें लग रहा था कि हम नीचे से आएंगे, हम बजरंगबली की जय करके हम ऊपर से चले गए उनकी बजरंगबली का आशीर्वाद लेके। उस पे जनता का बहुत रिएक्शन आया। सेम इंसिडेंट दो तरीके से बताया गया, एक पे जनता ने रिएक्ट नहीं किया, एक पे जनता ने रिएक्ट किया। वो अपनी जनता को जानते हैं कि मेरी जनता अगर मुझे मानती है, और मेरा अगर फर्ज बनता है कि मैं कुछ क्लियर बातें रखूं, कुछ मुझसे सुनना चाहती है, तो उन्होंने उस जनता को वो भी दे दिया कि यही चाहिए था तुम्हें, तो ये ले लो। आर यू नॉट एंटरटेन्ड? ग्लैडिएटर मूवी वाला। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, और इतना क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये क्या हो रहा है इसको समझने का और इसमें भविष्य देखने का। ये आप अकेले हैं जिनके मुख से मैं ये सुनता हूँ। सबको लग रहा है जून 2024 के बाद जब मोदी जी शपथ लेंगे तो सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा होने वाला है। पर आप जो सामने से आने वाला है, सामने से आ रहा है, उसकी हरकतों को देख के आप इकलौते हैं जो बताते हैं कि ब्रेस योरसेल्फ मैं फॉर यहाँ पे द कहूंगा नेक्स्ट संदीप, स्टॉर्म। जी दादा, आखिरी बात, क्लोजिंग रिमार्क। 4 जून 2024 में अधिकतम सीट लेके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लाना ये आवश्यकता है, क्योंकि 4 जून 2024 के बाद जो समय आएगा उसमें जो है जितने लोग, जो हम लोग बाय बाय करते रहते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको बहुत बुरा समय देखना बाकी है। इसलिए भारत का बुरा समय चालू होता है उसके बाद। इसलिए इस वक्त एक सशक्त नेतृत्व की अति आवश्यकता है। नहीं, मंथन काल है इसलिए जैसा आप कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल विप्लव और काल, चर्निंग होगी, थोड़ा बहुत विनाश बिल्कुल होगा, लेकिन सृजन के लिए 100% होगा। बहुत जरूरी है। बाबरी नहीं अराजकता और गिरेगी तो उसके राम जन्म मंदिर बनेगा कैसे? बिना कुछ तो गिरेगा, अराजकता कुछ के, तो टूटेगा। बिना अराजकता के फैले आप अपनी प्रतिघात क्षमता का भी जो है प्रदर्शन नहीं कर सकते। 10 साल बाद जी, होता है। अब टाइम है, योर टाइम इज अप, नाउ टाइम इज मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ चंद थे हमारे पूर्वज जिन्होंने आगे बढ़ के अपनी जान की परवाह न करके वो ढांचा गिराया। तभी हमारे अंदर से कुछ लोग निकले जिन्होंने फिर जाके उस जमीन पर एक भव्य राम मंदिर बनाया, बैटन सौंपा। तो शायद कुछ वैसा ही। चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जानकारी से, अपने फोरसाइट से, आपने अपने विजन से हमको क्लैरिटी देने के लिए, और हमको यह बताने के लिए कि भविष्य के 2 हिस्से हो सकते हैं। आप जिस दिशा में सोच रहे हैं जरूरी नहीं, दूसरी दिशा पर भी ध्यान रखिए। तो इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दादा। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से विनती कि कृपया चैनल लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बातें जरूरी हैं, आपके माध्यम से और लोगों तक पहुंचती हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं आपके क्या विचार है, क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम।